आज की कहानी दक्षिण भारत की सबसे खूंखार गैंग की है। कहा जाता है कि इससे ज्यादा खतरनाक गैंग उस समय कोई नहीं था। एक दौर ऐसा था जब इस गैंग का खौफ इतना हावी था कि लोग अपने घरों के बाहर पहरेदार तैनात रखते थे। रात को परिवार के सभी सदस्य एक साथ सोने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि डर था कि खूंखार गैंग कभी भी हमला कर सकता है। शहर में एक अनजान डर छाया हुआ था और पुलिस भी शुरुआती दिनों में इस गैंग की गतिविधियों को समझने में नाकाम रही। ऐसा लगने लगा था कि कोई सीरियल किलर या नया आतंकवादी शहर में आ गया है, लेकिन उसकी पहचान या मकसद किसी को समझ नहीं आ रहा था। इस खौफनाक गैंग का पर्दाफाश जब हुआ तो न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों ने भी राहत की सांस ली। खूंखार गैंग की सबसे भयावह बात यह थी कि उनके अपराध केवल लूटपाट तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें एक बर्बर क्रूरता थी। इस गैंग के सदस्यों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि उन्हें किसी भी सूरत में रहम नहीं करना था। इंसानों को इंसान न समझकर उन्हें सिर्फ शिकार मानना था, और इस मानसिकता का असर उनके अपराधों में साफ झलकता था। जिस भी जगह ये गैंग पहुंचता, वहां खून खराबा और तबाही मचाता। इस गैंग की एक रोचक बात यह थी कि जब पहली बार इसके सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके हाव भाव और वेशभूषा देखकर खुद पुलिस भी चकित रह गई। ये लोग दिखने में बिल्कुल सामान्य नहीं थे। उनके पहनावे, बोलचाल और हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये किसी अलग ही दुनिया से आए हों। पुलिस को ये समझने में समय लगा कि वे किनसे सामना कर रहे हैं। गैंग के लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने गैंग को तोड़ने के लिए जितने भी तरीके आजमाए जा सकते थे, सबका इस्तेमाल कर लिया। 3rd डिग्री टॉर्चर से लेकर बेइंतहा पिटाई तक हर कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सदस्य मुंह खोलने को तैयार नहीं था। पुलिस वालों ने जितनी बर्बरता दिखाई, उससे ज्यादा वे खुद हैरान और परेशान हो गए। जो पीट रहे थे वे खुद उस दर्द में डूब गए, लेकिन गैंग के सदस्य जैसे दर्द महसूस ही नहीं कर रहे थे। उन्हें मारते मारते पुलिस थक चुकी थी, पर सवाल वही था, कब कोई कुछ बोलेगा। इसी बीच एक इंस्पेक्टर, जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद इस गैंग का पर्दाफाश किया था, एक अनोखी तरकीब अपनाते हैं। ये इंस्पेक्टर उस गैंग के पीछे सालों से लगे हुए थे। उनकी छोटी छोटी हरकतों, आदतों को बारीकी से समझा था। जहां पुलिस के पारंपरिक तरीके काम नहीं आ रहे थे, इस इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा सोचा जो किसी के भी दिमाग में नहीं आया था। आखिरकार जब लगातार मारपीट और 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद भी कोई बोलने को तैयार नहीं था, तब इंस्पेक्टर ने एक छोटी सी चीज उनके सामने रखी, जिसने पूरी कहानी बदल दी। वो था चिकन। जैसे ही गैंग के सदस्यों को चिकन खाने के लिए दिया गया, जो लोग अब तक पत्थर की तरह चुप थे, वे तोते की तरह सब कुछ उगलने लगे। वो सब कुछ कहने लगे जो पुलिस जानना चाहती थी। ऐसा लगा जैसे चिकन ने उनकी जुबान खोल दी हो। और इसी तरह इस कुख्यात गैंग की कहानी सामने आई। ये गैंग था दंडुपाल्या गैंग, जिसका नाम दक्षिण भारत में अब तक कुख्यात है। दंडुपाल्या गैंग की कहानी कहीं अधिक जटिल और भयावह है, और इसका आरंभ एक छोटे से गांव से हुआ था। दंडुपाल्या वास्तव में कर्नाटक के होसकोटे के पास स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जो ओल्ड मद्रास रोड के करीब नेशनल हाईवे नंबर 4 पर पड़ता है। ये गांव बैंगलोर से केवल 1 घंटे की दूरी पर है, लेकिन पहले इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। दंडुपाल्या उस समय कर्नाटक के एक पिछड़े इलाके का हिस्सा था, और यहाँ की आबादी बेहद कम थी। उस वक्त इस गांव में लगभग 250 घर थे, और गांव की कुल जनसंख्या केवल 4000 के करीब थी। दंडुपाल्या गांव इतना साधनहीन था कि लोगों के पास रोजगार के सीमित अवसर थे। गांव के अधिकतर लोग छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करते थे। इस गरीबी और बदहाली के बीच एक ही शख्स था जो इस गांव में संपन्न माना जाता था, स्वामी वेंकट स्वामी। गांव में लगभग 4000 लोगों के बीच वह अकेला व्यक्ति था जिसके पास अच्छी खासी जमीन और संपत्ति थी। वेंकट स्वामी के पास भेड़ बकरियों का एक बड़ा झुंड भी था। करीब 200 जानवर उसके थे, और गांव वाले उसकी संपन्नता और उदारता की वजह से उसकी इज्जत करते थे। वेंकट स्वामी ने कई बार गांव वालों की आर्थिक मदद भी की थी, जिससे उसकी छवि एक दरिया दिल और अमीर व्यक्ति की बन गई थी। लोग उसे बड़े सम्मान की नजर से देखते थे, और कई परिवार उसकी मदद के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस शांति और साधारण जीवन के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई छिपी थी जो जल्द ही सामने आने वाली थी। यही दंडुपाल्या गांव बाद में कुख्यात दंडुपाल्या गैंग का जन्मस्थल बना, जिसने दक्षिण भारत में खून खराबे और दहशत का ऐसा तांडव मचाया
कि पुलिस और आम जनता दोनों ही उसके नाम से कांपने लगे। वेंकट स्वामी, जो गांव में कभी मददगार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, असल में एक खतरनाक अपराधी था। वह अक्सर गांव से बाहर जाता और फिर लौटकर गांव वालों की मदद करता, लेकिन उसकी असली गतिविधियों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक बार जब वेंकट स्वामी बाहर गया हुआ था, तभी धर्मपुरी पुलिस स्टेशन की एक बड़ी टीम पहली बार दंडुपाल्या गांव पहुंची। पुलिस की इतनी बड़ी तादाद देखकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। जब उन्होंने पुलिस से पूछा कि वे किस लिए आए हैं, तब पता चला कि पुलिस वेंकट स्वामी की तलाश में है। यहीं से गांव वालों को पहली बार पता चला कि उनका मददगार वेंकट स्वामी वास्तव में कर्नाटक का एक कुख्यात डाकू है, जिसने 50 से ज्यादा डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया है। यह खुलासा गांव वालों के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वेंकट स्वामी शायद उसी वक्त गांव में होगा, इसलिए इतनी बड़ी फोर्स उसके पीछे आई थी। लेकिन वह उस समय गांव में नहीं था। कुछ समय बाद पुलिस ने उसे कहीं और से गिरफ्तार कर लिया और गांव में हलचल मच गई। हालांकि गिरफ्तारी के केवल 3 महीने बाद ही वेंकट स्वामी जमानत पर रिहा हो गया और वापस दंडुपाल्या गांव लौट आया। अब गांव के लोगों को उसकी असली पहचान और आपराधिक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी थी। उसकी कुख्याति ने गांव के नौजवानों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अब कई युवा वेंकट स्वामी जैसा बनने की चाहत रखने लगे। यहीं से दंडुपाल्या गांव की मासूमियत का अंत शुरू हुआ। पहले जहां यह गांव एक साधारण गुमनाम कस्बा था, अब यह अपराध का केंद्र बन गया। वेंकट स्वामी ने अपने अपराधों से गांव के युवाओं को भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया और देखते ही देखते दंडुपाल्या का नाम कर्नाटक में खौफ का दूसरा नाम बन गया। वेंकट स्वामी, जो पहले खुद अकेले अपने अपराधों को अंजाम देता था, अब धीरे धीरे अपने परिवार को भी इस अपराध की दुनिया में शामिल करने लगा। उसने अपने बेटे और बेटी को भी गैंग में शामिल कर लिया और उसके बाद लूटपाट और डकैती का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अब वेंकट स्वामी के साथ दंडुपाल्या गांव के कई युवा भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन रहे थे। देखते देखते करीब 30 से 40 युवक इस गैंग में शामिल हो गए। 90 के दशक में यह गैंग धीरे धीरे सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा। इसने अपनी गतिविधियां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला दी। वे विभिन्न शहरों में जाकर अपनी वारदातों को अंजाम देने लगे। पहले यह गैंग बेंगलोर और उसके आसपास सक्रिय था, लेकिन बाद में उन्होंने कोलार, केजीएफ, मांड्या, मैसूर जैसी जगहों को भी निशाना बनाया। तमिलनाडु में होसूर, दानाकानीकोट और आंध्र प्रदेश में चित्तूर और अनंतपुर जैसे शहर भी इस गैंग की अपराध सूची में जुड़ गए। जैसे जैसे उनके अपराधों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सभी अपराध एक ही गैंग द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं। उनके लिए यह रहस्य बना हुआ था कि अचानक इन शहरों में इस प्रकार की वारदातें क्यों बढ़ गईं। पहली बार पुलिस को शक हुआ कि इन वारदातों के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। जब कुछ अनोखी चीजें सामने आईं, कई अपराध ऐसे थे जहां घरों में डाका डालने के साथ साथ एक भयानक हत्या का पैटर्न देखने को मिला। ये हत्याएं सिर्फ लूटपाट तक सीमित नहीं थीं। जिस किसी को भी मारा जाता था, उसका गला एक खास तरीके से काटा जाता था। यह गला काटने का तरीका इतना सटीक और क्रूर था कि इसे एक ट्रेडमार्क कहा जा सकता था। यह साफ था कि गला काटने का यही अंदाज हर अपराध स्थल पर पाया गया और इससे पुलिस को अंदेशा हुआ कि इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही व्यक्ति या एक ही गैंग हो सकता है। बेंगलोर, मैसूर और कोलार जैसे शहरों में इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं। हर घटना में पुलिस को वही खून से सने गले और लूट का पैटर्न मिलता था, लेकिन कातिल या गैंग की पहचान करना बेहद मुश्किल था। जैसे जैसे वारदातों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा था कि वे इस सिलसिले को रोकें। अंततः पुलिस ने इस मामले की जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर एन चलापति को सौंपा। चलापति एक बेहद कुशल और अनुभवी अधिकारी थे, जिन्होंने अपने करियर में कई जटिल मामलों को सुलझाया था। उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और उन्हें साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी हालत में इन अपराधियों को पकड़ा जाए। चलापति ने अपने काम की शुरुआत की और उनकी पहली कोशिश थी कि वे उन इलाकों का दौरा करें जहां वारदातें हो चुकी थीं। चलापति ने अपनी टीम के साथ उन घरों का दौरा किया जहां इन घटनाओं ने आतंक मचाया था। वे हर घर में जाते, वहां के लोगों से बात करते और हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते। जब उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे किए और उनसे बातचीत की,
तो धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। एक चीज जो साफ दिखी वो ये थी कि हर बार वारदातें उन्हीं घरों में हो रही थीं जो कॉलोनी या मोहल्ले के किनारे पर थे। ये घर हमेशा बाहरी हिस्से में होते जो बाकी घरों से थोड़ा अलग थलग पड़े रहते। इन घरों में अक्सर बहुत कम लोग रहते थे और कुछ मामलों में तो घर में सिर्फ एक व्यक्ति ही होता था। चलापति ने जब इन सब बातों को और गहराई से देखा तो एक और कड़ी जुड़ी। जिन घरों में ये अपराध हुए थे उनमें से ज्यादातर घर बुजुर्गों के थे, बूढ़े लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर होते थे और विरोध करने की क्षमता नहीं रखते थे। वे इस गैंग के मुख्य शिकार बन रहे थे। ये गैंग बेहद सोच समझकर उन घरों का चुनाव करता था जहां खतरा सबसे कम हो और इसका पूरा फायदा उठाता था। ये सारे अपराध रात के अंधेरे में अंजाम दिए जाते थे। जब शहर सो जाता था और पुलिस की गश्त कम हो जाती थी तभी ये गैंग हमला करता था। इंस्पेक्टर चलापति ने जब इन सब बातों को जोड़कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य लुटेरे नहीं थे। यह एक संगठित और सटीक तरीके से काम करने वाला गैंग था जो बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ अपराध करता था। ये देखकर चलापति ने तुरंत सारे इलाकों में चेतावनी जारी की। उन्होंने कॉलोनियों और मोहल्लों के किनारे वाले घरों के लोगों को सावधान रहने को कहा। खास तौर से वे लोग जो अकेले रहते थे या जिनके घरों में बुजुर्ग थे, उन्हें रात के समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। इस चेतावनी के बाद कुछ समय के लिए वारदातों में कमी आई, लेकिन अपराधियों की पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। जैसे जैसे इंस्पेक्टर चलापति ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, उन्हें यह समझ आने लगा कि इतना बड़ा गैंग लूटपाट करके जो भी कीमती सामान चुरा रहा है वह किसी न किसी जौहरी के पास जरूर बेचा जा रहा होगा। इतनी बड़ी मात्रा में गहने, आभूषण और अन्य कीमती सामान कहीं न कहीं तो खपाया जा रहा था। यही सोचते हुए चलापति ने अपनी तफ्तीश का दायरा थोड़ा और बढ़ाया। उन्होंने न केवल उन इलाकों में जहां ये वारदातें हो रही थीं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी ऐसे जौहरियों की तलाश शुरू की जो कानूनी और गैर कानूनी तरीके से गहने खरीदते थे। चलापति को यह भी मालूम था कि शहर के भीतर कोई छोटा मोटा जौहरी इतने बड़े स्तर पर चोरी का सामान खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए उन्होंने अपने मुखबिरों को शहर के बाहरी और सुदूर इलाकों में फैला दिया ताकि यह पता चल सके कि कौन से जौहरी चोरी का सामान खरीद रहे हैं। खासकर पिछले 1.5-2 साल के भीतर कौन कौन से जौहरी ऐसे थे जिनके पास संदिग्ध लोग गहने बेचने के लिए आ रहे थे। इस दौरान पुलिस की मेहनत लगातार जारी रही। एक के बाद एक कई जौहरियों के बारे में खबरें मिलती रहीं जो छोटे मोटे चोरों से गहने खरीदते थे, मगर इनमें से कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं दे पाया जिससे दंडूपाल्या गैंग तक सीधा पहुंचा जा सके। फिर एक दिन एक इत्तेफाकी घटना से जांच को नया मोड़ मिला। कर्नाटक के एक जौहरी के बारे में मुखबिरों ने सूचना दी जिसने संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त कुछ लोगों से गहने खरीदे थे। यह सूचना बेहद खास थी क्योंकि मुखबिर ने बताया कि गहने बेचने वालों में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह जानकारी पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी क्योंकि आमतौर पर चोरी और लूटपाट के मामलों में गैंग के पुरुष ही सक्रिय रहते थे, मगर यहाँ परिवार के पूरे सदस्य इस अपराध में शामिल थे। इस खबर ने चलापति की जांच को नया आयाम दिया। यह स्पष्ट था कि दंडूपाल्या गैंग सिर्फ पुरुषों का नहीं था बल्कि इसमें महिलाओं और बच्चों की भी भागीदारी थी। इससे यह संकेत मिला कि गैंग के अंदर एक परिवार जैसा संगठन था जहां हर सदस्य किसी न किसी रूप में अपराध का हिस्सा था। जैसे ही यह जानकारी मिली, पुलिस ने उस जौहरी पर नजर रखना शुरू कर दिया। उस जौहरी के पास आने वाले हर संदिग्ध ग्राहक की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस ने धीरे धीरे जाल बिछाना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि जल्द ही वे इस गैंग के कुछ सदस्यों को पकड़ सकें। जैसे ही यह पता चला कि वही लोग लगातार अलग अलग समूहों में आकर जौहरी को जेवर बेच रहे थे, पुलिस को उम्मीद होने लगी कि अब शायद वे इस गैंग तक पहुंच सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग करीब 40 से 50 बार अलग अलग कीमती सामान बेच चुके थे और इसी जानकारी ने पुलिस को पहली बार एक ठोस दिशा दी। अब चलापति और उनकी टीम का पूरा ध्यान उस जौहरी पर केंद्रित हो गया था। पुलिस ने उस जौहरी से सीधी बातचीत की, पहले धमकाकर और फिर प्यार से समझाकर उसे विश्वास में लिया। उसे बताया गया कि अगली बार जब वे लोग फिर से गहने बेचने आए तो वह किसी तरह से पुलिस को संकेत दे। पुलिस ने जौहरी की दुकान के आसपास मुखबिरों का जाल बिछा दिया ताकि उन लोगों पर कड़ी नजर रखी जा सके। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और फिर महीनों तक इंतजार किया गया, मगर कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। फिर एक दिन आखिरकार अच्छी खबर आई। जौहरी ने पुलिस को बताया
कि वही लोग जो पिछले कुछ महीनों से लगातार छोटे छोटे समूहों में आकर उसके पास जेवर बेच रहे थे, फिर से उसकी दुकान पर आए थे। इस बार पुलिस तैयार थी, लेकिन इससे पहले जौहरी ने पुलिस को वो गहने दिखाए जिन्हें उसने उनसे खरीदा था। पुलिस ने इन गहनों को पीड़ित परिवारों और उनके रिश्तेदारों के पास पहचान के लिए भेजा। पहचान की प्रक्रिया थोड़ी लंबी थी, लेकिन कुछ पीड़ितों ने उन गहनों को तुरंत पहचान लिया। ये वही गहने थे जो उनके घरों से लूटे गए थे। इस पहचान के साथ यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि ये लोग वही थे जो इन क्राइम से जुड़े थे। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे कि जौहरी के यहाँ बेचे गए गहने उन्हीं लोगों के थे जो इन वारदातों में शामिल थे। इस कड़ी से पुलिस को पहली बार यकीन हो गया कि अब वे उस गैंग तक पहुंच सकते हैं जिसने पूरे कर्नाटक और आसपास के राज्यों में दहशत फैला रखी थी। जौहरी ने जैसे ही पुलिस को बताया, पुलिस की एक टीम तुरंत वहां पहुंचती है और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से एक महिला भी शामिल होती है। गिरफ्तारियों के बाद पुलिस उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उनके पास फोन कैसे आया। पुलिस उन्हें 1 दिन फिर 2 दिन हिरासत में रखती है, लेकिन हर बार वे खुद को निर्दोष और गरीब ग्रामीण बताते रहते हैं। उनके पास जो जेवर बरामद होते हैं उसके बारे में वे दावा करते हैं कि किसी ने उन्हें दे दिया था या कहीं पडिड्डा हुआ मिला था। हालांकि जब उनसे उनके गैंग, अपराध के अन्य पहलुओं और चोरी के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में पूछा जाता है तो वे पूरी तरह चुप्पी साधे रहते हैं। पुलिस उन पर भारी दबाव डालती है। हर प्रकार के सख्त तरीके अपनाए जाते हैं। मारपीट, यातनाएं देकर भी उनके मुंह से सच्चाई निकलवाने की कोशिश की जाती है, पर हर प्रयास विफल रहता है। वे लोग किसी भी हालत में अपने अपराधों का कबूलनामा नहीं करते। जांच के दौरान पुलिस को इनकी अजीबोगरीब आदतों और विश्वासों के बारे में पता चला। गिरोह के हर सदस्य के लिए यह जरूरी था कि पूर्णिमा की रात वे एक मुर्गे की बलि चढ़ाएं और उसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद वे सभी सदस्य उस मुर्गे का खून पीते थे, यह मानते हुए कि यह उन्हें ताकतवर बनाएगा और कोई भी उन पर हमला नहीं कर पाएगा। इस अंधविश्वास को वे बहुत महत्व देते थे और यही उनका सबसे प्रिय अनुष्ठान भी था। पुलिस की जांच के दौरान यह जानकारी धीरे धीरे सामने आई। गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर ने इनसे पूछताछ की, लेकिन वे लगातार चुप्पी साधे रहे। हालांकि जब सभी तरीके विफल हो गए और कोई भी इनसे सच निकलवाने में कामयाब नहीं हो पाया, तब इंस्पेक्टर को एक अलग रास्ता अपनाने का विचार आया। उसी समय संयोगवश पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। इंस्पेक्टर को यह पता चला कि पूर्णिमा का दिन इन लोगों के लिए खास होता है। इंस्पेक्टर ने सोचा कि इन लोगों के विश्वास और अंधविश्वास का फायदा उठाया जा सकता है। उसने इनसे कहा, ठीक है, लगता है कि तुम लोग निर्दोष हो, शायद हमने गलती से पकड़ लिया है। मैं जल्द ही तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आज की रात तुम जो करते हो उसे करने की इजाजत है। पूर्णिमा की रात थी। इंस्पेक्टर ने उन्हें वही करने की अनुमति दी जो वे हर पूर्णिमा को करते थे। गिरोह के सदस्यों ने पहली बार स्वीकार किया कि उन्हें एक मुर्गे की जरूरत है। पुलिस ने मुर्गे का इंतजाम किया। जब रात आई तो उन्होंने वही अनुष्ठान किया। मुर्गे की बलि दी, उसे भगवान को अर्पित किया और उसका खून पिया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने उनसे फिर से पूछा, अब सच बताओ, तुम लोग क्या कर रहे थे? अचानक गिरोह के सदस्य टूट गए। जब गैंग ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और पूरी कहानी बताई तो उन्होंने अपने अतीत और गिरोह की गतिविधियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि वे सभी दंदुपल्या गांव से ताल्लुक रखते थे जो बेहद गरीबी से जूझ रहा था। इसी बीच वेंकट स्वामी नाम का एक शख्स उनके गांव आया जो अपने साथ ढेर सारे पैसे और ऐशो आराम का जीवन लेकर आया था। गांव वाले उसे आदर और ईर्ष्या की नजर से देखते थे क्योंकि उसके पास हमेशा बहुत धन दौलत होती थी। वेंकट स्वामी ने गांव के लोगों से कहा कि अगर वे उसके बताए रास्ते पर चलें तो उन्हें भी वही ऐशो आराम और दौलत मिल सकती है। धीरे धीरे उसने गांव के कई नौजवानों को बहलाकर अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया। इस तरह उसने दंदुपल्या गांव के युवाओं को संगठित कर एक गिरोह बनाया जिसे आज दंदुपल्या गैंग के नाम से जाना जाता है। खास बात यह थी कि इस गिरोह में औरतों और बच्चों को भी शामिल किया गया था ताकि अपराध को अंजाम देना आसान हो सके। इस अपराधी गिरोह की शुरुआत वेंकट स्वामी ने अपनी ही फैमिली से की थी। उसने अपनी बेटी और बेटे को भी इस गिरोह का हिस्सा बना लिया था। उसकी बेटी का खास काम यह था कि वह दिन के समय शहर की अलग अलग कॉलोनियों में जाती, कभी चूड़ियां बेचने के बहाने तो कभी घर की सफाई के बहाने,
उसका असली उद्देश्य यह था कि किसी भी तरह किसी घर के अंदर दाखिल हो सके और वहां की गतिविधियों पर नजर रख सके। वह इस दौरान यह जानकारी इकट्ठा करती कि घर में कितने लोग हैं, उनकी आदतें क्या हैं और किस समय घर खाली हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी बेटी उन घरों की रेकी करती जो कोने के होते थे, ताकि भागने का रास्ता आसान हो सके। घर का मुआयना करने के बाद वह वापस आकर पूरे गिरोह को बताती और फिर वे मिलकर उस घर को लूटने की योजना बनाते। इसी तरह धीरे धीरे वेंकट स्वामी ने एक संगठित गिरोह बना लिया जो चोरी और अन्य अपराधों को अंजाम देने में माहिर हो गया। इस गैंग का एक सख्त उसूल था, जिस घर पर महिला सदस्य ने उंगली रख दी और उसे सुरक्षित बताया, उसी घर को निशाना बनाया जाता था। गिरोह का कोई दूसरा सदस्य उस घर की दोबारा रेकी करने नहीं जाता था। वे पूरी तरह उस महिला की जानकारी पर भरोसा करते थे। यह भरोसा और योजना उनकी कामयाबी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि इससे वे बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए चोरी की योजना बना सकते थे। जब महिला सदस्य अपनी रिपोर्ट दे देती तो गिरोह के सभी सदस्य दिन ढलने का इंतजार करते। जैसे ही रात का अंधेरा होता, वे शराब पीते और फिर अपने मिशन पर निकलते। गिरोह के लगभग 8-10 सदस्य एक साथ हमला करने के लिए तैयार होते, लेकिन वे अलग अलग रास्तों से आते थे ताकि किसी भी राहगीर या पड़ोसी को शक न हो। उनका यह संगठित और योजनाबद्ध तरीका उन्हें हर बार चोरी में सफल बनाता था। घर में घुसते ही वे तेजी से काम करते थे और उनकी संख्या और गति इतनी ज्यादा होती थी कि किसी को भी प्रतिरोध करने का मौका नहीं मिलता। उनकी योजनाओं का हर पहलू विस्तार से तैयार किया जाता था और हर सदस्य का एक विशेष काम होता था। जब वे किसी घर को निशाना बनाते तो सबसे पहले एक सदस्य उस घर की टेलीफोन लाइन और बिजली के कनेक्शन को काटता, ताकि घर वाले बाहर की दुनिया से कोई संपर्क न कर सके। इसके तुरंत बाद दूसरा सदस्य पड़ोस के 1-2 घरों पर जाकर बाहर से ताले लगा देता था, ताकि कोई भी पड़ोसी मदद के लिए घर से बाहर न निकल सके। जब ये सब तैयारी पूरी हो जाती तो गिरोह के सदस्य मुख्य घर में प्रवेश करते। उन्हें ताले तोड़ने में महारत हासिल थी, इसलिए ताले तोड़ना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वे बेहद तेजी से घर के अंदर घुसते और हथियार, खासकर चाकू की नोक पर, घर के सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लेते। घर के अंदर मौजूद लोगों से वे सभी कीमती सामान जैसे गहने, पैसे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जबरन ले लेते थे। हालांकि उनकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती थी। चाहे वे सारा सामान ले सकते थे और चले जाते, लेकिन गैंग का एक खास उसूल था कि हर बार किसी एक व्यक्ति की जान भी लेनी होती थी। वे अपने चाकू से किसी एक सदस्य का गला काट देते थे, चाहे वह घर का कोई बुजुर्ग हो, महिला हो या अन्य कोई सदस्य। इसके बाद वे सारे कीमती सामान लेकर घर से बाहर निकलते थे, लेकिन वे इतना संगठित होते थे कि घर के बाहर भी उन पर शक न हो। गैंग की महिलाओं का भी अहम रोल था। लूट का सारा सामान, खासकर गहने और पैसे, इन्हीं महिला सदस्यों के पास सुरक्षित रखे जाते थे। महिला सदस्य की जिम्मेदारी होती थी कि वह गहनों को बेचने या उन्हें किसी और को बेचवाने का काम करे। साथ ही लूट से हासिल होने वाली रकम को गैंग के सदस्यों के बीच कैसे बांटना है, इसका भी निर्णय महिला सदस्य ही करती थी। वे यह तय करती थी कि लूट का कितना हिस्सा किसको मिलेगा, और यह पूरी योजना एक सोची समझी रणनीति के तहत चलाई जाती थी। गैंग की दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति यह थी कि उन्होंने बच्चों को भी शामिल किया था। बच्चों का इस्तेमाल ऐसे कामों में किया जाता था जहां बड़ों पर शक होने की संभावना होती। बच्चे आसानी से घरों के अंदर प्रवेश कर सकते थे या किसी को भ्रमित कर सकते थे। उनका मासूम चेहरा पुलिस और पड़ोसियों की नजरों में गिरोह को बचाने का काम करता था। इस गिरोह ने 80 से अधिक हत्याएं की और उनकी लूटपाट की घटनाओं में हमेशा हिंसा शामिल होती थी। गैंग में कई मेल मेंबर और फीमेल मेंबर थे। मेल मेंबर अक्सर शराब के नशे में होते थे और जब वे किसी घर में घुसते तो अगर उन्हें घर में महिलाएं या लड़कियां मिलती तो वे न सिर्फ लूटपाट करते बल्कि उनका रेप भी करते थे। यह गिरोह सिर्फ चोरी और हत्या तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने 40 से अधिक बलात्कार भी किए। बाहरी रूप से ये लोग बिल्कुल आम ग्रामीणों की तरह नजर आते थे। साधारण कपड़े जैसे बनियान, टी शर्ट और कभी कभी पैंट या लुंगी पहनते थे। वे अक्सर चप्पल पहनते, जिससे वे और भी आम और साधारण लगते। यही वजह थी कि उन पर आसानी से किसी को शक नहीं होता था और वे अपने भेष के कारण आसानी से लोगों के घरों में घुस जाते थे। दंदुपल्ल्या गैंग में अपराधों को अंजाम देने के लिए चुने गए लोग खास तौर पर 25 से 35 साल की उम्र के होते थे। गिरोह के सदस्यों का यह आयु वर्ग उनके लिए सबसे उपयुक्त था, क्योंकि इस उम्र के लोग शारीरिक रूप से मजबूत
तेज और जोखिम लेने में सक्षम होते थे। 35 साल से अधिक उम्र के सदस्य जब शारीरिक रूप से कमजोर या कम सक्षम हो जाते थे तो उन्हें कम जोखिम वाले कामों में लगा दिया जाता था। इन वरिष्ठ सदस्यों की जिम्मेदारी होती थी कि वे गिरोह के लिए खाने का इंतजाम करें, ठिकाने की व्यवस्था करें। जब पुलिस ने आखिरकार गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया और उनमें से कुछ ने मुंह खोला तो इस खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के 19 लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा चलाया गया और अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट ने उनमें से 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। बाकी 5 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई और कुछ को कम सजा मिली। हाई कोर्ट ने भी इन 11 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कुछ दोषियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसके बावजूद कुछ मामलों पर अब भी मुकदमे चल रहे हैं और कुछ दोषी ऐसे भी हैं जो बेल पर बाहर आ चुके हैं या अभी भी फरार हैं। इस कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंस्पेक्टर के लिए यह एक बड़ा मुकाम था। उन्होंने पहली बार इस खतरनाक गैंग की सच्चाई उजागर की और उनकी सूझबूझ और दृढ़ता के कारण कई गिरोह के सदस्य पकड़े गए। हालांकि वक्त बीतते बीतते कुछ सदस्य फिर से बाहर आ गए और कुछ आज भी बाहर हैं, जिससे गिरोह की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस पूरी घटना का एक दूसरा पहलू यह भी है कि गिरोह का पर्दाफाश होने के बावजूद पुलिस और कानून व्यवस्था की चुनौतियां बनी रहीं, क्योंकि कुछ अपराधी अब भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। इनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे एक लंबे संघर्ष का हिस्सा है जो इंसाफ की दिशा में अब भी जारी है। दंदुपल्ल्या गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले इंस्पेक्टर और उनकी टीम को इस कुख्यात गिरोह ने सीधी धमकी दी थी। जब गैंग के कुछ प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने इंस्पेक्टर से साफ साफ कहा, तुमने हमें पकड़ा और हमारा भांडा फोड़ा है, लेकिन हम इसका बदला लेंगे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी टीम के 9 से 11 सदस्यों को भी मार डालेंगे। उस समय गिरोह के कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन कई सदस्य अब भी बाहर थे, जो पुलिस के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए थे। इस गंभीर धमकी के बाद इंस्पेक्टर और उनकी टीम पर लगातार खतरा मंडराता रहा। इंस्पेक्टर ने इस बारे में सरकार से भी सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें उस समय कोई खास मदद नहीं मिली। स्थिति इतनी नाजुक थी कि इंस्पेक्टर ने खुद अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने का निर्णय लिया। इंस्पेक्टर ने जब गिरोह के बारे में गहराई से जानकारी हासिल की तो उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चली। इस दंडुपाल्या गैंग ने कभी भी किसी ऐसे घर पर हमला नहीं किया जिसमें कुत्ता होता था। गिरोह के सदस्य कुत्तों से बेहद डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुत्ते न सिर्फ उन्हें पकड़वा सकते हैं बल्कि वे उन्हें काबू भी नहीं कर पाएंगे। इस खुलासे के बाद इंस्पेक्टर ने अपनी फैमिली और टीम की सुरक्षा के लिए कुत्तों का सहारा लिया। उन्होंने अलग अलग ट्रेन किए हुए कुत्तों को मंगाया और अपने घरों में तैनात किया ताकि वे और उनकी फैमिली सुरक्षित रहें। उन्हें विश्वास था कि यह गैंग कभी भी उस घर पर हमला नहीं करेगा जहां कुत्ता मौजूद हो। गिरोह की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए इंस्पेक्टर ने एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि यह दंडुपाल्या गैंग उन पर लगातार नजर रखे हुए था। हालांकि इंस्पेक्टर अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त अपनी जान और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उनकी सूझबूझ और रणनीति ने उन्हें और उनकी टीम को कई खतरों से बचाया, और उन्होंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद ही किया जब सरकारी मदद कम थी। दंदुपल्ल्या गैंग की दहशत सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे न्यायपालिका और पुलिस को भी सीधे सीधे धमकाने से नहीं चूकते थे। एक बार जब गैंग के खिलाफ मुकदमा चल रहा था तो गिरोह के सदस्यों ने कोर्टरूम के अंदर ही जज को धमकी दे दी। उन्होंने कहा, आप हमें सजा दे सकते हैं, लेकिन हमारे बाहर के साथी आपको नहीं छोड़ेंगे। इस खुली धमकी ने कोर्ट में मौजूद हर शख्स को हिला दिया था। पुलिस और अन्य अधिकारियों के लिए यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि यह धमकी किसी साधारण अपराधी से नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और संगठित गिरोह से आई थी, जिसके सदस्य खूंखार और बेरहम थे। इस धमकी के बाद मुकदमे की सुनवाई महीनों तक रुक गई, क्योंकि जज और अन्य अधिकारियों को अपनी सुरक्षा का डर था। पहले ही पुलिस को कई बार धमकियां मिल चुकी थीं। इस तरह की स्थिति में किसी भी धमकी को हल्के में लेना संभव नहीं था, क्योंकि गैंग की पहुंच और ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हालांकि कई महीनों के बाद मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा। जैसा कि पहले बताया गया, सेशन कोर्ट ने गिरोह के 11 सदस्यों को
फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन यह मामला 1996 से चल रहा है और अब तक 2024 तक किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी गई है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।